हाय, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एडवोकेट दीपक सैनी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक एआईबी एग्ज़ाम जो हमारा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम होता है उसको लेकर हम किस प्रकार से प्रिपरेशन करें एग्ज़ाम की, और हम कैसे जो है एआईबी के एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, और क्या क्या सावधानियां हमें जो है एआईबी के एग्ज़ाम देते वक्त बरतनी चाहिए, किस प्रकार से हमें जो है एआईबी एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर किन कंसेप्ट को हमें यूज़ करके जो है एआईबी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहिए। तो ऐसी आज कई सारी बातों को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि जो एआईबी एग्ज़ाम अभी होने वाला है, जिसकी भी फ़िलहाल ऑफिशियली कोई भी डेट नहीं आई है। कई लोग जो है तरह तरह की अफवाहें जो है यूट्यूब चैनलों के माध्यम से आप लोगों के पास पहुंचा रहे हैं कि इस तारीख को एग्ज़ाम होगा या फलानी तारीख जो है एग्ज़ाम को लेकर जो है जारी कर दी गई है। बट देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियरली बताना चाहूँगा, अभी फ़िलहाल जो है एआईबी एग्ज़ाम 17 की एग्ज़ाम की कोई भी डेट जो है अभी जारी नहीं की गई है। जैसी कोई नई डेट आती है, कोई भी नया नोटिफिकेशन जो है एआईबी की साइट पर आता है, मैं तुरंत आपको जो है वीडियो के माध्यम से या फिर जो है अपने कम्युनिटी में जाकर, जो भी मेरा यूट्यूब का कम्युनिटी है उसके ऊपर जो मैं एक पोस्ट कर दूंगा, या फिर और किसी माध्यम से मैं आपको तुरंत जो है एआईबी एग्ज़ाम की जो है नई अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूँगा। तो देखिए, आज हमें डिस्कस करना है, जैसे कि मैंने बताया, कि एआईबी एग्ज़ाम को हमें कैसे क्लियर करना है, किन कंसेप्ट को हमें यूज़ करते हुए एआईबी एग्ज़ाम को क्लियर करना है, किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लास्ट तक बने रहिए, और मैं श्योरिटी देता हूँ इस बात की, अगर आप जो है मेरे जो बताए गए कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को बेस बनाकर अगर आप एआईबी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम जो है 100% क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले एआईबी एग्ज़ाम 17 ये है क्या, छोटा सा मैं ब्रीफली में आपको यहाँ बता देता हूँ। एआईबी एग्ज़ाम जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है। अब इसके अंदर होता है क्या, देखिए, ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनका जो है एलएलबी कंप्लीट हो चुकी है, चाहे वो 5 ईयर एलएलबी हो, चाहे वो 3 ईयर वाली एलएलबी हो। जिन स्टूडेंट ने अपनी एआईबी एग्ज़ाम के लिए जो भी कंडीशन जो है रखी जाती है एआईबी की ओर से, तो उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि स्टूडेंट ने जो है एलएलबी जो है रेगुलर मोड से उसने डिग्री ली गई हो उसकी एलएलबी की, और साथ ही साथ में जो है उसका जो है सभी एग्ज़ाम जो है उसके एलएलबी के सारे एग्ज़ाम जो है उसके क्लियर होने चाहिए। और क्लियर होने के बाद जो है उसे जो है बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया या फिर जो आपकी स्टेट काउंसिलिंग होती है उसके अंदर जो है उस पर्सन को अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। इट मीन्स एनरोलमेंट उसे करानी चाहिए। एनरोलमेंट के बाद जो है वो पर्सन जो है एलिजिबल होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करने के लिए। तो देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं कि एग्ज़ाम जो है कैसे क्लियर किया जाएगा, या फिर एग्ज़ाम में हमें क्या क्या किन किन बातों को हमें जो है ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले, और इसके अंदर मैं भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने हूँ। मैंने अपना एआईबी एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया था, मैंने किन कंसेप्ट को बेस बनाकर जो है अपने एग्ज़ाम को क्लियर किया था। और देखिए, जो कंसेप्ट मैंने यूज़ करे थे उस बेस पे ही मेरे जो है 100 में से 88 मार्क्स आए थे। आंसर की जो मैंने मैच करे उसमें 88 मार्क्स जो है मेरे बिल्कुल ठीक थे। तो देखिए, इसमें कंसेप्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले देखिए इसके अंदर सबसे बड़ा कंसेप्ट जो होता है, बड़ा कंसेप्ट आपके एलएलबी का बेस होता है। जी हाँ, अगर आपने एलएलबी को अच्छे से पढ़कर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो डेफिनेटली अगर आप जो है आप रैंडमली भी एग्ज़ाम देने जाएंगे एआईबी का, बिना प्रिपरेशन के भी जाएंगे, तो भी आप जो है 40% मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी क्या हो जाता है कि आप अपनी एलएलबी के अंदर बड़े अच्छे से उसकी स्टडी करें, बारीकी से उसका अध्ययन करें, जो कि आपको एआईबी का एग्ज़ाम देते समय फिर आपको इतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले आप जो एलएलबी के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उन्हें बड़े आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जैसे आप एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे तुरंत ही आपको एआईबी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है कि आप जो है अपनी एलएलबी पर बड़े अच्छे से फोकस करें, क्योंकि सारा सिलेबस जो है एआईबी का मोस्टली आपने पढ़ा होता है। इसके अंदर टोटल 19 सब्जेक्ट जो है एआईबी एग्जाम के अंदर कवर होते हैं। हर सब्जेक्ट का अपना अपना रेशो होता है नंबर का। तो जो 19 सब्जेक्ट होता है वो 19 में से आप लगभग मुझे ऐसा लगता है 16 से 17 सब्जेक्ट जो है आप अपनी एलएलबी के अंदर कंप्लीट कर चुके होते हैं। तो अगर आपने एलएलबी को ही अच्छे से कंप्लीट कर दिया तो डेफिनेटली आपको एआईबी के अंदर प्रॉब्लम नहीं आनी है।
अब देखिए आपने एलएलबी अच्छे से कंप्लीट करी, ठीक है। अब एलएलबी के बाद आपको एग्जाम देना है। अब इस एग्जाम की तैयारी आपको कैसे करनी है, तो देखिए सबसे पहले इस एग्जाम की जो आपको तैयारी करनी है, मैं तो ऐसा मानता हूँ अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप बुक से भी इस एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि हमें जो है बेर एक्ट्स लेने चाहिए, तो देखिए बेर एक्ट्स लेने का एक फायदा सिर्फ यही होता है कि वहाँ आपको डीपली में नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि एआईबी एग्जाम के अंदर जो है मोस्टली ज़्यादातर देखा जाता है कि वो क्वेश्चंस आते हैं जो ज़्यादातर जो है सेक्शन से रिलेटेड होते हैं, या फिर मान लीजिए कोई लीडिंग केस आ गया, ठीक है, या फिर कोई एक एग्जाम्पशन ऐसी बना के दे दी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं एआईबी के अंदर। तो आपको इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले जब आप बेर एक्ट खरीदे तो बेर एक्ट को आप जो है जो भी उसका इंडेक्स है, डीपली में अगर आपके पास समय नहीं है, अगर डीपली में उसे नहीं पढ़ सकते, एटलीस्ट आप जो है उसका इंडेक्स को अच्छे तरीके से पढ़ ले, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन मैं ऐसा मानता हूं कि 20 के अराउंड क्वेश्चन जो है सीधा बेर एक्ट का जो इंडेक्स होता है उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको इंडेक्स की तो नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जाम के अंदर मान लीजिए कोई किसी सेक्शन से रिलेटेड आईपीसी का कोई सेक्शन आ गया, 323 कोई सेक्शन आ गया, उसमें एक उसकी टर्म्स लिख दी सेक्शन की 323 की, तो एटलीस्ट आप सीधा डायरेक्टली जाके जो भी इंडेक्स होगा उसमें से आप जो है 323 का जो भी हमारा सेक्शन है उसे देख के आप जो है अपना आंसर को दे सकते हैं। अब देखिए एक दूसरा तरीका क्या होता है, मैंने अब बात आ जाती है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको क्या करना है, मान लीजिए कल आपका एग्जाम है, तो ठीक है आप बेर एक्ट को अच्छे से पढ़िए, बेर एक्ट को आपने पढ़ लिया, जो भी आपके नोट्स है आपने उसे बड़े अच्छे से उसकी स्टडी कर लिया। अब आपको क्या करना है, अगले दिन आप जो है एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। अब एग्जाम के समय आप जैसे एग्जाम सेंटर हॉल के अंदर जाएं तो होप्सो मैं तो ऐसा मानता हूं कि जो मोटे मोटे बेर एक्ट होते हैं जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप जो है इनके बेर एक्ट्स भी लेके जाएंगे तो दैट इज सफिशिएंट, ये सफिशिएंट। अगर आपको सबके बेर एक्ट्स लेके जाना है तो आप होप्सो आप लेके जा सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब एग्जाम वाले दिन आपको क्या करना है, ये सबसे बड़ा पॉइंट आउट होता है। कई बच्चे जो है जिनका 3-3 घंटे के अंदर भी एग्जाम नहीं होता, उसका कारण मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अगर आप इस कंसेप्ट को यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है बड़ी जल्दी क्लियर होगा और जो है आप बड़े अच्छे से उस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आपको इसके लिए करना क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है, मान लीजिए आपके पास जो है क्वेश्चन पेपर आ गया। अब क्वेश्चन पेपर आने के बाद आपको यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले आप 5 से 10 मिनट के लिए जो है उसे रीड आउट करिए, उसे समझे कि क्वेश्चन पेपर एक्चुअल में क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, उसका ओवरव्यू लीजिए। आप जैसे ही ओवरव्यू ले लेंगे तो आपका जो है माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा कि मुझे किस प्रकार से इस एग्जाम को क्लियर करना है और किस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस आए, ये सब आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आपने मान लिया 5 से 10 मिनट आपने पूरे क्वेश्चन को रीड आउट किया, आपने उसे पढ़ लिया। अब देखिए अगर आपने एलएलबी अपनी अच्छे से कंप्लीट करी है तो उसमें आपको ये तुरंत पता चल जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन सीआरपी से पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन आईपी से पूछा गया है और कौन सा क्वेश्चन एविडेंस से है, कौन सा क्वेश्चन जो है XYZ अलग अलग सब्जेक्ट से पूछा गया। अब मान लीजिए हम आईपीसी की बात करते हैं, आईपीसी से टोटल जो है 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट मीन्स 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने माइंड में एक चीज सेट कर लीजिए कि आप जो है सबसे पहले आईपीसी के जो भी क्वेश्चन आए हैं उससे सबसे पहले सॉल्ट आउट करेंगे। इट मींस जैसे आपने पेपर देखा तो आईपीसी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आप सबसे पहले उन क्वेश्चनों के ऊपर आईपीसी लिख दीजिए, ठीक है। आप जैसे उस पर आईपीसी आप लिख देंगे, ठीक है, तो तुरंत जो है आप बेर एक्ट आईपीसी का उठाइए और सबसे पहले उन्हीं 10 क्वेश्चनों को कीजिए जो आईपीसी से पूछे गए हैं। अब कई बार एग्जाम के अंदर देखने में क्या होता है, बच्चा क्या गलती करता है, जो एक सबसे बड़ा कारण होता है हमारा टाइम कंज्यूम करने का या फिर हमारा एग्जाम जो है क्लियर नहीं हो पाता, उसका सबसे बड़ा कारण जो मैंने समझा वो क्या समझा कि बच्चा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पेपर को देखता है। अब मान लीजिए पहला क्वेश्चन आईपीसी से पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन जो है प्रॉपर्टी लॉ से पूछा गया है, तीसरा क्वेश्चन फैमिली लॉ से पूछा गया है और चौथा क्वेश्चन जो है आपका एविडेंस एक्ट से पूछा गया है।
तो बच्चे क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन आईपीसी का है तो आईपीसी का बे एक्ट उठाएंगे फटाफट और उसमें से उस क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब आईपीसी के बाद दूसरा क्वेश्चन किसका पूछा गया, मान लीजिए एविडेंस का पूछा गया, फिर क्या करेंगे, उस आईपीसी के एक्ट को, बेर एक्ट को साइड में रख देंगे, फिर एविडेंस का एक्ट का उठा लेंगे। मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन फैमिली लॉ से पूछा गया, फिर क्या करेंगे, फिर फैमिली लॉ का बेर एक्ट उठा लेंगे। फिर चौथा क्वेश्चन मान लीजिए प्रॉपर्टी से पूछा गया, फिर दोबारा प्रॉपर्टी, उसका प्रॉपर्टी का बेर एक्ट उठाएंगे और जो है ऐसे ऐसे करते करते वो क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। अब उससे होता क्या, बार बार आप जो है बेर एक्ट को उठाते हैं रखते हैं, उठाते हैं रखते हैं, फिर ये क्वेश्चन आ गया उसका बेर उठाएंगे, तो बेर एक्ट आपके फैल जाते हैं डेस्क पे और आप खुद ही आपका माइंड सेट नहीं हो पाता कि हम जो है हमारा बेर एक्ट कहाँ गया। मान लीजिए आईपीसी का पहला क्वेश्चन था, उसके बाद 7वां क्वेश्चन आईपीसी का आया हुआ, इतने में तो आपका बेर एक्ट आपने पता नहीं इधर से उधर कहाँ रख दिया, फिर आप उसे ढूंढते रहते हैं। तो सबसे बड़ा जो एक जो चैलेंजिंग हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है, वो सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो यही होता है कि वो जो है जो बार बार बेर एक्ट को उठाते हैं इधर से उधर रखते हैं, वहाँ जो है सबसे ज़्यादा टाइम जो है स्टूडेंट को कंज्यूम होता है और उसी की बदौलत जो है उनका एग्जाम जो है कंप्लीट नहीं हो पाता 3 घंटों के अंदर भी। तो आपको इसके अंदर करना क्या है, सबसे पहले मान लीजिए जैसे कि मैंने बताया कि आईपीसी के क्वेश्चन आपको सबसे पहले लिख लेने चाहिए, उसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर आप लिख दीजिए आईपीसी आईपीसी। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आईपीसी का है, 7वां आईपीसी का, फिर 18वां आईपीसी का है, फिर 65वां आईपीसी का, ऐसे ऐसे करके जो आपने ओवरव्यू ले लिया था एग्जाम पेपर का, तो आप तुरंत जो है उस पर आईपीसी आईपीसी लिख दिए। फिर आईपीसी का ही बेर एक्ट उठाइए सिंगल, फिर सबसे पहले उन क्वेश्चन को कीजिए जो आईपीसी से डायरेक्टली पूछेंगे। अगर आपको आते तो आप टिक कर सकते हैं, तो सबसे पहले आप जो है आईपीसी को कंप्लीट कर दीजिए, फिर उससे बिल्कुल आप साइड में रखिए। मान लीजिए 10 में से आपके 7 क्वेश्चन जो है आईपीसी से मिल जाते हैं, 3 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, तो जो मिल जाते हैं उस पर आप सर्कल लगा दीजिए, जो नहीं मिलते आप उन्हें छोड़ दीजिए, ठीक है, उन्हें आप बाद में देखिए। या आप जो भी, अगर आप बिल्कुल ही नहीं आता तो आप तुक्का लगा दीजिए, जो भी कुछ है एक्सरसाइज। फिर ऐसे ही आपको अगला स्टेप क्या करना है, एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन उठाने हैं। एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन उठाने के बाद सेम आपको यही प्रोसेस करना है, सबसे पहले फिर एविडेंस एक्ट के करने हैं, फिर प्रॉपर्टी लॉ के करने हैं। मैं दावे के साथ इस बात की श्योरिटी देता हूं कि आपका एग्जाम जो है हार्डली जो है 2 घंटा 15 मिनट या आप मान लीजिए 2.5 घंटे के अंदर आपका एग्जाम बड़े अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन आप उस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए एक और जो स्टूडेंट बड़ी गलती करता है वो क्या कहते हैं, नोट्स भी ले जाते हैं कई स्टूडेंट जो है और कई तरह तरह के थैले भर के लेके जाते हैं। देखिए इतना बड़ा कोई ऐसा बड़ा एग्जाम भी नहीं है, आप उसे इजीली जो है अच्छे से कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या है, मोटी मोटी आपको बस यही बातें याद रखनी है। आपने थोड़ा एलएलबी का उसके अंदर पढ़ा होना चाहिए। बेर एक्ट लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जो है उन्हीं क्वेश्चनों को करें। सबसे पहले आप जो है आईपीसी के 10 क्वेश्चन पूछेंगे तो उस पर आईपीसी लिख दीजिए, फिर आईपीसी का सिंगल एक बेर एक्ट उठाइए और सबसे पहले आईपीसी को खत्म कीजिए। ऐसे आप एविडेंस को फिर खत्म कीजिए, सीआरपीसी को, सीपीसी को, इस प्रकार करते करते जो है आप अपने पूरे एग्जाम को कंप्लीट कीजिए और मैं श्योरिटी देता हूं कि पहले अटेम्प्ट में ही आपका एग्जाम क्लियर होगा। और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।